नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है स्वस्थ होंगे और घर में होंगे। घर में रह के घर घर पाठशाला लिंक के माध्यम से खूब अध्ययन भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूं, ये आपकी पाठ्यपुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का अध्याय 10 अंतिम पाठ है, कानून और सामाजिक न्याय, लॉ एंड सोशल जस्टिस। तो बच्चों, पिछली कक्षा में 7वीं कक्षा में आपने ये पढ़ा, एक पाठ था बाजार में एक कमीज। अगर आप उस पाठ को याद करें तो यहां पर हमने क्या देखा था कि किस तरह कपास उत्पादकों को सुपर बाजार में कमीज खरीदने वाले ग्राहक से जोड़ देती है। इस श्रृंखला में हर मोड़ पर क्रय विक्रय चलता है। थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे कि कपास किसान उगाता है और वो एक कमीज के रूप में मार्केट में पहुंचती है, उपभोक्ता के पास पहुंचती है। उपभोक्ता क्या होता है? जो वस्तु का उपभोग करता है, उसका प्रयोग करता है। कपास का सीधे तौर पर प्रयोग नहीं होता, कम होता है। तो उस कपास का कुछ बनेगा, तो वो बनेगा कैसे? फैक्ट्रियों के माध्यम से व्यापारी आएंगे, तो हर जगह पे क्या होगा? क्रय विक्रय होगा। कोई खरीदेगा, कोई बेचेगा, वो आगे बेचेगा, जिसने पहले खरीदा है वो आगे बेचेगा। तो ये जब पूरा प्रोसेस चलेगा, पूरी प्रक्रिया चलेगी, तो उसमें अनेक छोटे बड़े खरीदार होंगे, छोटे बड़े विक्रेता होंगे। तो इस सारे क्रय विक्रय के सिस्टम में क्या होता है? कपास पैदा करने वाला छोटा किसान, इरोड के बुनकर व कपड़ा निर्यात कारखाने के मजदूर, कमीज के उत्पादन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल बहुत सारे लोग बाजार में शोषण का शिकार भी हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, अब देखिए, किसान को तो कीमत कम मिलेगी, परंतु जब वही शर्ट बाजार में आएगी तो हो सकता है बहुत महंगी हो। तो बीच में वो पैसा कहाँ गया, किन की जेबों में गया, ये समझने वाली बात है। तो ये जो उतार चढ़ाव बाजार में होते हैं, बाजार में हर जगह लोगों के शोषण की संभावना बनी रहती है, चाहे वे मजदूर हों, उपभोक्ता हों या उत्पादक हों। मजदूर मजदूरी करने वाला, उपभोक्ता उपभोग करने वाला, और उत्पादक होता है जो उस चीज को पैदा कर रहा है। अब आप यहीं से समझिए कि अगर बाजारों में इस तरह की संभावनाएं बनी रहती हैं, तो वहीं पे भूमिका शुरू होती है कानून और सामाजिक न्याय की। मतलब कुछ ऐसे कानून होने चाहिए जिससे सामाजिक न्याय मिले। हर व्यक्ति, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो उपभोक्ता हो, चाहे वो उत्पादक हो, उसका शोषण ना हो। तो यहीं से हमारे पाठ की भूमिका भी बनती है, जिस पाठ को हम पढ़ने वाले हैं, कानून और सामाजिक न्याय। तो अब हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पे लिखा भी गया है, लोगों को इस तरह के शोषण से बचाने के लिए सरकार कुछ कानून बनाती है। इन कानूनों के जरिए इस बात की कोशिश की जाती है कि बाजार में अनुचित तौर तरीकों पर अंकुश लगाया जाए। कानून और सामाजिक न्याय हमारे पाठ का नाम। तो बच्चों, आइए बाजार की एक आम स्थिति देखें, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, जिसमें कानून बहुत मायने रखता है। मसला मजदूरों के मेहनताना का है। निजी कंपनियां, ठेकेदार, कारोबारी लोग आमतौर पर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। और हमने पिछले पाठ में भी देखा, निजी कंपनियां ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहती हैं, और उस मुनाफा कमाने के चक्कर में किसी न किसी का हक तो मरता है, और मुख्य तौर पर वो हक मजदूरों का मरता है। तो इसलिए उन्हें बहुत अधिक आवश्यकता होती है संरक्षण की, कानून के माध्यम से संरक्षण की। कई बार मजदूरों को उनका मेहनताना नहीं मिलता, और अगर उनको मेहनताना पूरा ना मिले, एक होता है मेहनताना मिलना ही नहीं, एक होता है उन्होंने जो काम किया उसके एवज में कम मेहनताना मिलना। यह भी अपने आप में एक कानून के दायरे में एक अपराध माना जाता है। देखिए, मजदूरों को उनका मेहनताना न देना कानून की नज़र में गैर कानूनी या गलत है। मजदूरों को मेहनताना कम ना मिले या उनको बाजी मेहनताना मिले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम वेतन का भी कानून बनाया गया है कि कम से कम, आपने सुना होगा आपके गांव में भी मनरेगा एक स्कीम है, उसमें न्यूनतम दिहाड़ी सुनिश्चित की गई है सरकार द्वारा। तो वो क्यों की? ताकि उसमें काम करने वाले मजदूरों का शोषण ना हो। कम से कम जो सरकार ने सुनिश्चित किया, तो उतनी दिहाड़ी तो मिलनी चाहिए। ये हर बार अखबार में आता रहता है, हर साल 10-20 रुपये उस न्यूनतम दिहाड़ी में बढ़ोतरी सरकार द्वारा की जाती है, ताकि जो लोग मजदूरी के क्षेत्र में हैं, उस क्षेत्र में हैं, वो अपना जीवन यापन सही ढंग से कर सकें। प्यारे बच्चों, जिस तरह
अब मजदूरों के लिए न्यूनतम दिहाड़ी का कानून बन गया, उसी तरह जिस तरह मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यूनतम वेतन का कानून बनाया गया है, उसी तरह बाजार में उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए भी कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों के जरिए मजदूर, उपभोक्ता और उत्पादक तीनों के संबंधों को इस तरह संचालित किया जाता है कि किसी का भी शोषण ना हो। बाजार में जो लोग मुनाफे के लिए आते हैं, मुनाफा तो कमाएं क्योंकि उन्होंने भी जीवन यापन करना है, परंतु अननेसेसरली, अनावश्यक रूप से किसी दूसरे का शोषण ना करें। इस पर कानून बनाए गए हैं और कानूनों द्वारा उन पर अंकुश रहता है। परंतु बच्चों, हमें इस बात को भी समझना पड़ेगा कि क्या सिर्फ कानून बना देना ही काफी होता है? कानून बना देना ही काफी नहीं होता। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि कानूनों को भली प्रकार से लागू भी किया जाए। कानून तो जब से भारतीय संविधान बना है तो संविधान में बहुत अच्छे अच्छे मौलिक अधिकार और बहुत अच्छे कानून, बहुत सामाजिक न्याय और कानून की बात होती आई है, परंतु जब तक उनका क्रियान्वयन सही नहीं होता तब तक उन कानूनों का फायदा आम जनता को नहीं मिलता। जब कोई कानून ताकतवर लोगों से कमजोर लोगों की रक्षा के लिए बनाया जाता है तो उसको लागू करवाना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। उदाहरण के लिए एक उदाहरण से समझेंगे। प्रत्येक मजदूर को सही वेतन मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार को कार्यस्थलों का नियमित रूप से निरीक्षण करना चाहिए। इंस्पेक्टर्स लगाए गए होते हैं जो उद्योगों में या इस तरह की इकाइयों में जाकर निरीक्षण करते हैं कि क्या मजदूरों को उनके हक, उनके अधिकार कानून के दायरे में रह के मिल रहे हैं या नहीं। तो ये कानून के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। अगर मजदूर गरीब और शक्तिहीन है तो आमदनी गंवाने या बदले की कार्रवाई के डर से कम वेतन पर भी काम करने को कई बार तैयार हो जाता है। यह प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। कई बार क्या होता है, मजदूर गरीब होने की वजह से शोषण को सहन कर लेता है। इसलिए सरकार अपनी तरफ से एक एजेंसी, एक अधिकारी नियुक्त करती है, कुछ लोगों को नियुक्त करती है जो इस पर नजर रखें ताकि मजदूर मानसिक शोषण का शिकार भी ना हो। एक तो होता है कि पहले ही उसे वेतन कम मिल रहा है, परंतु वो इस भय से कि मेरा ये इतना वेतन भी चला जाएगा तो भी वो काम करता रहता है और शोषण को सहन करता रहता है। इन कानूनों को बनाने, लागू करने और कायम रखने के लिए सरकार व्यक्तियों व निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। इनमें से बहुत सारे कानूनों का जन्म भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से हुआ है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूं कि हमारे मौलिक अधिकार में लिख दिया गया कि सबको जीवन का अधिकार है। तो अगर कोई निजी कंपनी किसी मजदूर को वेतन देकर उसके जीने के अधिकार को खतरे में डाल दे तो सरकार कानून के माध्यम से, सामाजिक न्याय के माध्यम से उसके ऊपर अंकुश लगाती है और यह काम सरकार करती है। उदाहरण एक और दिया गया है, शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ है किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यह भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में अंकित है और संविधान में यह कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में किसी खतरनाक व्यवसाय पर नहीं रखा जा सकता। यह कानूनी रूप में अपराध है। और आपने देखा होगा जो हमारी 2011 की जनगणना हुई थी उसमें 5 से 14 वर्ष की उम्र के 40 लाख से अधिक बच्चे विभिन्न व्यवसायों में नौकरी करते थे। यह जब सरकार के ध्यान में आया तो उन्होंने 2016 में संसद में बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 में यह संशोधन किया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सभी व्यवसायों में किशोरों के जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में नियोजन पर प्रतिबंध है। मतलब ऐसे कामों में बच्चों को नहीं लगाया जा सकता 18 साल से छोटे जहां पे जान का खतरा हो, मतलब जीने का अधिकार खतरे में आता हो। तो ये देखिए सरकार ने ये किया। और 5 से 14 साल के बच्चे, क्योंकि 5 से 14 साल के बच्चे इन व्यवसायों में थे तो इसका मतलब वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते थे। तो सन 2002 में शिक्षा का अधिकार भी लागू किया जिसमें हर बच्चे को बिना किसी भेदभाव के 6 से 14 साल की उम्र में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान भी किया। तो ये कानून एवं सामाजिक न्याय की श्रेणी में आता है। सरकारें इस तरह से लोगों को शोषण से बचाने के लिए और उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए काम करती हैं। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। आशा है आपने ध्यान से समझा होगा। अपनी बुक भी निकालें और उसमें भी इस पाठ को पढ़ें। जितना पोर्शन आज करवाया है इसको पढ़ें ताकि आप कंसेप्ट को और बढ़िया करके समझ सकें। इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।